गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंसानी बस्तियां थी प्राचीन काल से, वो नदियों के किनारे या वाटर बॉडीज़ के किनारे होती थी, क्योंकि उस वाटर के ऊपर डिपेंडेंट थे ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, अर्बनाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के साइज जो किनारे पर रह रहे थे उनके साइज बढ़ते गए। और जो वाटर वो डेली यूज़ कर रहे हैं, उस वाटर का जो वेस्ट वाटर है, जिसको सीवेज कहते हैं, उसको वो उन वाटर बॉडीज में ऐड करते हैं, जिससे होता है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। तो इस वाटर को ट्रीट करना जरूरी है ताकि वाटर की क्वालिटी बनी रहे उपयोग के लायक। तो उसको कहते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए बनाए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उनमें काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे काम करते हैं वही यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज को प्रोसेस कर देते हैं ताकि वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाए, और उसके बाद उसको वाटर बॉडी जैसे कि रिवर में ऐड कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, इसके जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट के स्टेप्स में, उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड वेस्ट जिसको फिजिकली फिल्टर किया जा सकता है उसको रिमूव करते हैं। यानी कि ऐसा वेस्ट जिसको कि छलनियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, वाटर में तैर रहा है, या फिर जिसको सेटलिंग के द्वारा, कि अगर पानी को छोड़ दिया जाए तो वो भारी चीजें नीचे तली में बैठ जाए, तो उस तरह का ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। इसमें क्या आएगा, फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर्स का यूज करना, सेडिमेंटेशन यानी कि चीजों को ठहरने के लिए छोड़ देना। इसके बाद आगे आता है दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जो छलनियां हैं जो पानी को छानने के लिए लगाई गई हैं, और वाटर का फ्लो अगर इधर से इधर है, तो सबसे पहली जो छलनी रास्ते में आएगी उसके जो छेद होंगे वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगली आएगी उसका पोर साइज इससे कम होगा, फिर अगली जो आएगी उसका पोर साइज इससे भी कम होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। कि पोर साइज जो है लगातार घटता जाता है, और आखिर में जो पोर साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि सबसे छोटी छोटी चीजें जो उसमें डिजोल्व नहीं हो पा रही वो भी अलग हो जाती है। इसके बाद आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो भारी चीजें हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं हो पा रही, उनको हम तली में इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे, कौन कौन सी चीजें? सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। पेबल्स किसे कहते हैं? जैसे कि छोटे छोटे पत्थर, कंकड़। ठीक है। कंकड़ पत्थर जो डिजोल्व नहीं हो पाते उनको भी हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद जो सारे सॉलिड्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसको नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। कौन से सॉलिड्स तो इकट्ठे हो जाते हैं इस फिल्ट्रेशन के बाद और सेडिमेंटेशन के बाद, जो पानी की तली में इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, इसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब इसके बाद जो ऊपर की तरफ रह जाता है वाटर जो सेटल डाउन नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी कि वो चीज है जो कि अभी बाहर निकल जाएगी। जैसे सपोज करो कि ये टैंक था, इस टैंक के अंदर वाटर आया इस डायरेक्शन से, और उसके बाद वो सेटल डाउन हुआ, तो तली में जो चीजें बैठ गई इनको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज, और ऊपर की तरफ जो है उसको कहेंगे एफ्लुएंट। अब ये जो एफ्लुएंट है ये जाएगा आगे, इसका होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये कौन सा था? ये फिजिकल ट्रीटमेंट था। सेकेंडरी यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ये 2 टाइप का होता है, यानी कि 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप जो है इसमें करेंगे हम एरोबिक बैक्टीरिया का यूज, और दूसरे स्टेप में करेंगे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज। इनके नाम से क्लियर है कि पहले वाले केस में हम जो बैक्टीरिया यूज करेंगे वो एरोबिक होंगे, यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पायर करते हैं उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में जो बैक्टीरिया यूज करेंगे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, इसलिए उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो क्या लिखा है, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। अब सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद ये जो वाटर आ रहा था इसे एक बड़े टैंक में इकट्ठा कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया एरेशन टैंक। अब इन एरेशन टैंक्स में क्या होता है कि बहुत बड़े ब्लेड्स पानी को लगातार घुमाते रहते हैं, जिससे कि उसमें होती रहती है ऑक्सीजन मिक्स। इस ऑक्सीजन के मिक्स होने से यहाँ पर ग्रो होते हैं बैक्टीरिया, जिनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है ना, दिस अलाउस विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। यहाँ पर ग्रो करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स के रूप में। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स का मतलब होता है मास, सेल्स का मास, जो कि वो फंगस के साथ मिलकर ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉक्स। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, उसको हम कहेंगे फ्लॉक्स। अब ये जो फ्लॉक्स होते हैं किस तरह करते हैं, मैश लाइक अपीयरेंस होते हैं। ये फंगल फिलामेंट्स हैं और इन फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड है बैक्टीरियल सेल्स, इसको हम कहेंगे फ्लॉक्स। ठीक है, ये फ्लॉक्स का मतलब है। इसके बाद आखिर बात, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे इस एरेशन टैंक्स में, उतनी ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिजॉल्व था इस वाटर में, जो पहले सेडिमेंटेशन के दौरान सेटल नहीं हुआ, उस ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वही है मेन इम्प्योरिटी। ठीक है, यानी कि जो पहले सेटल डाउन नहीं हुआ या फिल्टर आउट नहीं हुआ, उसको यहाँ आकर बैक्टीरिया की मदद से डाइजेस्ट किया जाएगा। ये है हमारा प्रोसेस, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। पहले इस प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, फिर यूज करेंगे इसके लिए एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स के रूप में अरेंज हो गए फंगल फिलामेंट्स के साथ, और उन्होंने क्या किया, इस वाटर की जो इधर से एफ्लुएंट के रूप में आया था, इधर से प्राइमरी ट्रीटमेंट वाले पोर्शन से, तो इस वाटर के पास बहुत सारा सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर था, यानी काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर इसमें डिसॉल्व था। तो हमने क्या किया, इन बैक्टीरिया की मदद से इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करा लिया। वो इसको अपने रिसोर्स यानी कि फूड के तौर पे यूज कर लेता है। इसके बाद क्या आता है, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर जो इस वाटर में डिसॉल्व था वो खत्म होता जाता है, ऐसे ऐसे ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उनका खाना खत्म होता जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा, इसका मतलब उनकी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो ये डिमांड होती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिसे शॉर्ट में कहते हैं बीओडी। बैक्टीरिया की जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, इसका मतलब यह है कि उस वाटर में उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व है, यानी कि वो वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जिस वाटर के अंदर बीओडी यानी ऑक्सीजन की डिमांड जितनी कम है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर उतना ही कम है, इसीलिए तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो बीओडी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बीओडी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, और अगर ये कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वाटर कम पॉल्यूटेड है। ये बीओडी का सिग्निफिकेंस है। इसके बाद बात आती है कि वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक्स।
अब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इसके बाद यहाँ से जो एफ्लुएंट होगा वो आगे पास ऑन किया जाएगा। एफ्लुएंट यानी कि जो सेटल डाउन नहीं है, एफ्लुएंट को आगे पास ऑन करेंगे, क्योंकि अब इस जाके इसमें होगा सेकेंड स्टेप। बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब ये वाला जो इसके अंदर रिएक्शन हो रहा था वो आ गया अगले चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या होगा कि बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स थे, जो भी रिएक्शन कर रहे थे, वो बॉटम या सेटल डाउन होने लगेंगे। इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, स्लज वो चीज होती है जो नीचे सेटल डाउन होती है। जैसे पहले केस में हमने देखा था प्राइमरी स्लज, प्राइमरी ट्रीटमेंट के समय जो बॉटम में सेटल हुआ उन बैक्टीरिया के या डेब्रिस के मास को कहते हैं। इसको एक्टिवेटेड स्लज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने में सक्षम है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, वापस इसके अंदर पंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अगर इन एरोबिक बैक्टीरिया को लगातार इधर ऐड करते रहेंगे तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो आराम से होता रहेगा। तो बैक्टीरिया जो हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनोक्यूलम, है ना। जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व्ड वाटर में वो क्या हुआ, मीडियम। तो इनोक्यूलम हुआ बैक्टीरिया और जो मीडियम है वो क्या हुआ, सीवेज वाटर। इसके बाद बात आती है remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester। अब इसमें जो ऊपर की तरफ वाटर है जो अभी सेटल नहीं हुआ लेकिन उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज हैं, इसको एक दूसरे चैम्बर में पंप करते हैं। अब ये वाला जो चैम्बर होता है इसको कहते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होगी वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होगी, जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से बचे हुए वेस्ट मटेरियल को डिसॉल्व करेंगे। Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane। इस प्रोसेस में गैस देखो कौन सी बनती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, H2S और CO2। These gases form biogas and can be used as source of energy। अब मीथेन है तो इनफ्लेमेबल तो होगी और इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होगी तो उसको उपयोग कर सकते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में। अब ये जो एफ्लुएंट है, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी जिसमें हो गया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद जो लिक्विड बचता है उसको वापस वाटर बॉडी में डाला जा सकता है। ठीक है, जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब ये जो वाटर बॉडीज हैं अब ये पॉल्यूट नहीं होंगी क्योंकि इस वाटर का हमने हर तरह से ट्रीटमेंट कर दिया है, फिजिकल ट्रीटमेंट और एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आती है नेक्स्ट पेज पे, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। भारत में भी अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जगह जगह स्थापित कर दिए गए हैं। हालांकि दूसरे देशों में ये काफ़ी आगे है, इसीलिए वहाँ के वाटर बॉडीज काफ़ी साफ सुथरे भी रहते हैं हमारे देश की तुलना में। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं, जैसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल लें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें इनोक्यूलम की तरह ऐड किए यहाँ पर, वो इस मीडियम में तेजी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बस उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे। अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाएं, मैन मेड टेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें यूज ना हो, तो वो उसके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिटेक्ट और डाइजेस्ट करना बहुत महंगा पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा बल्कि फ्री हैं, ऑलमोस्ट सस्ते, क्या कहें, फ्री। अब यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज, है ना। ये वाली बात तो मैंने शुरू में भी डिस्कस की थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे सीवेज का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है
और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जगह जगह हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, हर उस जगह जहाँ पर ये जो सीवेज है ये वाटर बॉडीज में ऐड करके उसको पॉल्यूट करता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अभी नहीं है और उनको लगातार इंक्रीज करते जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या एक एग्जांपल दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2 एक्शन प्लान्स बनाए थे, यमुना और गंगा एक्शन प्लान्स, जो कि देश की 2 बड़ी नदियों को साफ रखने के लिए थे कि उसमें वाटर ऐड करने से पहले उसको ट्रीट कर दिया जाए। ये नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती हैं, हर उस बड़े शहर में जो उनके किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया गया। उसको कहते हैं यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारा होम टाउन है, वहाँ पर यमुना एक्शन प्लान के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं। टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन, नदियों को बचाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि नदियाँ जो है वो ह्यूमंस के जीवन को बनाए रखती है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करके रखती है। Only treated sewage may be discharged in the rivers. Visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be very interesting and educating experience. जैसे 10.7 फिगर में दिखा है, ये जो बड़े बड़े टैंक्स हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, एयरेशन टैंक्स हैं या एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक्स हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि इस टॉपिक में हमें याद क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, प्राइमरी स्लज क्या होता है, फ्लॉक्स क्या होते हैं, बीओडी यानी कि बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसके अलावा एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये है कल। थैंक यू।